आज हम कक्षा 11वीं का एक पाठ है गलता लोहा। इनके जो लेखक है शरद जोशी है, शेखर जोशी हैं। इन शेखर जोशी के बारे में या गलता लोहा के बारे में थोड़ी सी अल्प सी चर्चा ये हम जरूर कर लेते बेटा। देखते अभी लेखक का परिचय है। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उसकी रचना प्रमुख रचनाएं दी गई है कोशिका, घटवार, सात के लोग, ताज्जू, हलवाहा, नवरंगी बीमार है। ये जो 1 2 3 4 है ये कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद ये शब्द चित्र संग्रह है। उसमें उनको सम्मान भी दिया गया है, पर्ल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अभी गलता लोहा पाठ के कुछ बिंदु है। पाठ के एक बिंदु के आधार पर हम थोड़ी सी अल्प सी चर्चा जरूर कर लेते बेटा। विशेष तौर पर कहा धनराम लोहार के यहाँ। अभी धनराम और मोहन और धनराम दोनों, जो मोहन धनराम के आगे क्यों जाता है, और मोहन और धनराम दोनों सहपाठी है और दोनों एक ही चौथी तक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और विशेष तौर पर जो मोहन के जो पिता है धनराम लोहार के चले जाने के पश्चात पिताजी के द्वारा किस तरह से ये पिताजी कौन से काम करते हैं। पिता जो मोहन के पिता बंशीधर पुरोहित का काम करते हैं। पुरोहित यानी पूजा पाठ करना है, पूजा अर्चा करना है, उनका काम वह अक्सर किया करते। और उसी पुरोहित की व्यवसाय पर ही ये पंडित बंशीधर पुरोहित है। पुरोहित कहेंगे, त्रिपाठी कहेंगे हम। पुरोहित त्रिपाठी है, लेकिन बंशीधर पुरोहित यानी पूजा पाठ करने वाला है। उनका पूरा नाम है बंशीधर त्रिपाठी करके, लेकिन वो पुरोहित का काम करते थे। बंशीधर पुरोहित इस नाम से भी लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। लोगों को उन पर श्रद्धा है, और श्रद्धा होने कर अभी बंशीधर बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर श्रद्धा है, भक्ति है, और इन्हें विश्वास भी उनके ऊपर है। श्रद्धा है, भक्ति, विश्वास है, इन्हीं वजह से उनको बार बार वो भुलाते हैं। अभी ये ग्रामीण भागों का एक खेड़े का चित्र दिया गया है। अभी खेड़ों में पहाड़ी मार्ग, चढ़ाई के मार्ग होते, पहाड़ी मार्ग होते, नदियाँ होती है, उनको पार करके जाना। आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी ऐसे आज के जैसे संसाधन नहीं थे, अच्छे रास्ते भी नहीं थे। पैदल चलना पड़ता था, या किसी अगर अच्छे यजमान ने अगर गाड़ी भेज दी है, बैलगाड़ी भेज दी है, छकड़ा भेज दिया है, तो ऐसे बैलगाड़ी में बैठकर ही उनको जाना पड़ता था। नहीं तो उनके पास उतने संसाधन भी नहीं थे अपने बैलगाड़ी से, अपनी गाड़ी से, अपने साधन से वो जा सके। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। इस कारण वे चंद्ररथ के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। अभी मतलब 2 मील की चढ़ाई का रास्ता, 2 मील का चढ़ाई का रास्ता पार करके जाना है चंद्ररथ के यहाँ रुद्री पाठ करने के लिए। वो भी कठिन काम था। इन्हीं वजह से वो खुद अपने बेटे को, मोहन को कहते हैं कि बाबा ये कठिन काम है, और कठिन काम 2 मील की इस बूढ़ी अवस्था में आगे चलना, पहाड़ी मार्ग पर आगे बढ़ना, ये कठिन काम है। और इन्हीं वजह से उनको लगने लगा था कम से कम मेरी आवाज़ सुनकर मोहन ये मेरी बात सुनेगा और चंद्ररथ के यहाँ रुद्री पाठ के लिए निकल जाएगा करके। लेकिन मोहन में इस रुद्री पाठ में, कहेंगे पूजा पाठ में, पुरोहित में किसी प्रकार का लगाव नहीं था, ना उसकी इच्छा भी थी। और इन्हें से मोहन क्या करता है, फिर मोहन कोई उत्तर देता नहीं है। लेकिन पिताजी के काम में या खेती बाड़ी में थोड़ा हाथ बटाने के उद्देश्य से ही मोहन धनराम लोहार के यहाँ चला जाता है। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया और अपनी उसकी धार तेज करने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँच जाता है। वह चाहता है खेतों में कुछ काम शुरू कर दूँ। अभी उनकी इच्छा थी। अभी वो शुरुआत में दोनों सहपाठी थे, कौन मोहन और धनराम सहपाठी थे। 4वीं क्लास तक तो दोनों पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद 4वीं क्लास के बाद धनराम ने अपना स्कूल छोड़ दिया है और वह लोहारी का काम अपने गंगाराम के पिताजी के साथ वो हाथ बटाने लगा है और काम करने लगा है। इधर मोहन के पिताजी बार बार उनको आगे, ताकि चौथी अच्छे मार्क में पास होने के कारण अव्वल नंबर प्राप्त करने के बाद उसे स्कॉलरशिप भी मिली, छात्रवृत्ति भी उनको दी थी। और इसी बदल जो उनके अध्यापक भी थे, त्रिलोक सिंह अध्यापक थे, उनका भी ये भी कहना था कि ये मोहन बहुत ही मेधावी, बहुत होशियार है, वो अगर आगे पढ़ता है तो सही में उनके जो ये है उनका भी उद्धार हो सकेगा, भला हो सकेगा, अच्छी नौकरी भी पा सकेगा। इतना वो प्रतिभाशाली है, इतना वो बुद्धिमान है। और इनमें से गुरु जी की बातें, मास्टर साहब की बातें सुनकर खुद मोहन के जो पिता है उनको पास से ही 4 मील की जो 5वीं क्लास है उसमें पढ़ने के लिए भेज देते। वहाँ भी 2 मील की पहाड़ी 2 मील का पहाड़ी रास्ता है और बीच में एक नदी भी है। बरसात के दिनों में अगर पहाड़ी भागों में बारिश आ जाती थी तो नदी नाले को बाढ़ भी आ जाती थी। और ऐसी स्थिति में पैदल 4 मील चलना है, 4 मील वापस आना है। और ऐसी स्थिति में फिर भी जब वो थक कर घर आता था तो जो मोहन के पिताजी हैं उन्हें विद्याव्यसनी बालकों की कहानी सुनाकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश भी करते थे, और उनका हौसला बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। ताकि उनको मालूम था, वो जो पुरोहित पंडित है
बंशीधर है, पुरोहित है, वो बंशीधर को ये भी मालूम था कि अगर मोहन अगर पढ़ लेता है तो घर की जो खस्ता हालत है, बेकार हालत है, गरीबी की स्थितियाँ है, वह शायद उसको नौकरी लगते ही दूर हो जाएगी। और इन्हीं उद्देश्य वह अपने लड़कों को, मोहन को, दूर के गाँव में जो 5वीं क्लास में उनको पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। वहाँ पढ़ाई करने के बाद किस तरह से उनके जाता है, एक दिन तो खुद मोहन भी वो नदी घसियारों के साथ नदी पार करते समय एक रेला, पानी का एक बड़ा रेला आ जाता है और बाढ़ आ जाती है नदी को, और किसी तरह घसियारे की सहायता से, मदद से मोहन बच जाता है। लेकिन घसियारे है गाँव आते ही बंशीधर पुरोहित को बता देते हैं कि अच्छा होगा आज हम उनके साथ थे, अगर हम साथ में होते तो शायद मोहन इस बहती हुई धारा में बहकर चला जाता। आपका इकलौता जो पुत्र है वह भी शायद आपको, आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता। इसी डर से, ये डर के कारण काफ़ी हद तक उन्होंने स्कूल जाना, मोहन के पिताजी ने मोहन को स्कूल जाने से मना कर दिया, भेजना बंद कर दिया है। अभी आगे से स्कूल जीवन की यादें, किस तरह से जो हमारा जो मोहन है धनराम के ऑफर पर जाकर बैठ जाता है, दोनों किस तरह से दोनों सपाटी थे और दोनों अपने स्कूल जीवन की किस तरह से यादें ताज़ा कर लेते, यादों में खो जाते हैं, बातें करते स्कूल जीवन की, स्कूल में हम कैसे थे क्या आते करके। और इन स्कूल जीवन की याद आते ही दोनों धनराम और उनका सहपाठी रहा है एक खाली कन स्तर पर, जैसे मोहन धनराम के ऑफर पर तो आ जाता है लेकिन खाली कन स्तर पर आकर बैठ जाता है और मोहन का, धनराम का काम देखने लगता है। विशेष तौर पर ये शिल्पकार टोले के लोग हैं, वो गाँव के बाहर रहते थे और संपन्न लोगों की बस्ती है गाँव के अंदर रहती थी। विशेष तौर पर जो संपन्न लोगों की बस्ती के लोग केवल इस शिल्पकार टोले में काम के सिलसिले में आते थे, आदेश देकर काम का आदेश देते, ये काम करके रखो कह देते थे और चलते, कोई बैठने का साहस नहीं करते थे, ताकि ये जो शिल्पकार टोला निम्न स्तर का था, निम्न जाति का था और जो संपन्न जाति के लोग थे वह अच्छे बस्ती में रहते थे और उनका अपना अपमान शिल्पकार टोले में बैठना, ज़्यादा देर तक रुकना, ये उनके मान सम्मान के खिलाफ था। इन्हीं वजह से कोई बैठता नहीं था। लेकिन मोहन एक ब्राह्मण परिवार का लड़का होने के बावजूद भी धनराम के यहाँ आकर खाली कन स्तर पर बैठ जाता है और मोहन का काम देखता है। अचानक मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ जाती है, दोनों को भी अचानक आ जाती है। खुद मोहन भी कहता है क्या भाई मास्टर त्रिलोक सिंह कैसे है क्या है करके। अंत ताकि ये त्रिलोक सिंह का लाडला चाहता कौन, मोहन एक ऐसा छात्र था और हर बार पूरी क्लास की जिम्मेदारी मोहन को ही दिया करता था। खुद मोहन कक्षा का मॉनिटर बनाता, मोहन से मॉनिटर भी बनाता, मोहन से प्यार भी करता था। कमज़ोर छात्रों को सजा देने का काम भी मोहन के द्वारा होता था। मोहन के भविष्य, सुनहरे भविष्य की बातें वह करता था। मास्टर द्वारा पिटवाना, विशेष गणित का पारा याद न होने के कारण डंडे से पिटवाना, ये सब बातें उनको याद आ। किस तरह से अभी मनोरंजन में कई बार तो मास्टर साहब भी डंडे से मोहन को, धनराम को पिटता था। कभी कभार तो जो क्लास का मॉनिटर मोहन था, मोहन के द्वारा भी उठक बैठक करने की सज़ा धनराम को दी जाती थी। फिर भी धनराम के मन में किसी प्रकार से मोहन के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी, ताकि जातिगत व्यवस्था धनराम के मन पर पूरी छाई हुई थी। उच्च जाति के लोग अक्सर निम्न वर्ग की जाति के लोगों को परेशान करते थे या उनके ऊपर दबाव डालते थे या उनके ऊपर अन्याय भी अत्याचार भी होता था इनके द्वारा, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। इन्हीं वजह से एक स्वाभाविक तौर पर उनको धनराम को लगता था कि जो उनको अधिकार है, संपन्न लोगों का अधिकार है क्या निम्न वर्ग के लोगों को क्या करो, उनको तंग करो, परेशान करो या उनके ऊपर अन्याय करो, अत्याचार करो। ऐसी एक धारणा उनको बैठ गई थी, ताकि ये शिल्पकार टोले सामान्य वर्ग के थे, केवल बड़े वर्ग के, जो संपन्न वर्ग के दया पर ही उनका गुजारा बसर होता था। बड़े लोगों को खेती बाड़ी के काम का जो काम है इनके द्वारा करवा लेते थे और बड़े लोग जो संपन्न लोग थे, इसी जैसे उदाहरण के तौर पर ये लोहार है, बढ़ई है, चंबार है, और तेली है, तंबोली है, पान वाले है, धोबी है, दर्जी है, ये सब के काम, सबका जो उदर निर्वाह किसके द्वारा, संपन्न लोगों के अनाज के दान के द्वारा होता था। और इनमें से उनके बड़े एहसान हमारे ऊपर है, ऐसी भावना, ऐसी भावधारा धनराम के मन में बैठ गई थी। और इनमें से दोनों स्कूल की यादें कि मास्टर साहब के किस तरह चाहता था, मास्टर साहब की जो त्रिलोक सिंह थे उनकी क्या भविष्यवाणी थी, क्या सीख थी, उन यादों में दोनों खो जाते। धनराम का लोहार बनना, इधर जैसे 4वीं क्लास तक तो किस तरह से धनराम पढ़ लेता है, लेकिन 13 का पारा याद करने के बाद भी बड़े मुश्किल से वो दूसरे 13 दूनी 26, 36 यानी 24, जैसे 13 का पारा याद करता है तो 13 दूनी 24, 36 की जगह 24 बोल देता है। और मास्टर साहब किस तरह व्यंग है, मार है, वह भी वो खा लेता था। धनराम को 13 का पढ़ा याद नहीं होता था, मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर ने व्यंग से कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। अंत में मास्टर साहब व्यंग से कहते हैं, लेकिन दिन भर घोटा लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो 2-3
क्या कहेंगे उसको, 2-3 अवस्था तक ही पढ़ के, ये पहली अवस्था 13 का 13, 13 36, 33 39, इस तरह से 2-3 स्टेजेस तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद वह आगे नहीं बढ़ पा, दिन भर घोड़ा लगाने के बाद भी वह 13 का पढ़ा पूरा याद नहीं कर पाया। यह कर मास्टर जी ने अपनी 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए, अपने थैले में जो दरातियाँ लाई थी वो 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए मोहन को, धनराम को दे देता है। तभी से पिता गंगाराम के साथ भोगनी फूकनी, अभी अंत में स्कूल छूट जाता है। धनराम का स्कूल चौथी के बाद स्कूल छूट जाता है अपने पिताजी के साथ जैसे मार खाने के कारण भी बड़े मुश्किल से वो तीसरी चौथी तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने के लिए अपने काम में जुट जाता है। पिताजी गंगाराम है उनके, मोहन के, धनराम के पिताजी गंगाराम है, उनके पास धोकनी फूकनी का काम है, सान लगाना है, गन चलाना है, आदि छोटे मोटे काम वह कर लेता था। पिता के द्वारा कई बार वो पीटा भी गया था। पिता के चले जाने के बाद उसकी जगह धनराम लोहार का काम करने लगा। जैसे ही पिताजी गंगाराम है, गंगाराम की मौत होने के पश्चात खुद धनराम उसके ऑफर पर जाकर बैठ जाता है और लोहार का काम करना सीख जाता है। मोहन का संघर्षमय जीवन अभी अंत में सही में उसी इन्हीं दिनों में जिस दिन बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के कारण काफ़ी हद तक नदी को बाढ़ आ गई थी और इन्हीं वजह से मोहन के जो पिताजी है डर जाते हैं और वह स्कूल मोहन को स्कूल नहीं भेजते। उसी समय में किस तरह से उनका संघर्षमय जीवन आरंभ हो जाता है। उसी दिनों में मोहन को प्राइमरी शिक्षा के बाद छात्रवृत्ति मिल गई थी। उससे उत्साहित होकर उनके पिता ने सोचा कि पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया गया। वह भी गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की चढ़ाई थी और बीच में एक नदी भी थी। मोहन थका मांदा घर वापस आता तो पिता उन्हें विद्याव्यसनी बालक के उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश भी करते। एक दिन नदी का पानी बढ़ गया था। कुछ घसियारों ने मोहन को बचाया। मोहन के पिताजी इस कारण काफ़ी हद तक डर गए। अभी उसी दिनों में दिवाली की छुट्टी में एक लखनऊ से रमेश नामक एक लड़का है जो उसी गांव का है, वो आ जाता है अपने गांव में। और उस समय रमेश के सामने मोहन के पिताजी बंशीधर पुरोहित हैं, वो अपनी समस्या रख देते हैं कि भाई मोहन को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इस गांव में ऐसी घटना हुई थी, इसके कारण मैं भयभीत हूँ, डरा हूँ। अगर आप थोड़ा आप अपने ही बिरादरी के हो, अगर आप थोड़ी मदद करते हो तो शायद मोहन की पढ़ाई हो जाएंगी। और इन वजह पर बाद में वो भी रमेश भी बंशीधर को, पुरोहित को आश्वासन देता है कि ठीक है, मैं अपने साथ उनको लखनऊ ले जाऊँगा। अभी मोहन का लखनऊ जाना तय हो गया। अभी मोहन लखनऊ में तो पहुंच जाता है, लेकिन रमेश के यहाँ काम करते करते सुबह काम करना है, शाम को काम करना है। चाहे मोहन आटा लेके आओ, मोहन प्याज लेके आओ, मोहन सब्जी लेके आओ, मोहन कपड़े धोबी के पास लेके आओ, मोहन चाय पत्ती लेके आओ, मोहन दूध लेके आओ, सभी काम तो मोहन के द्वारा ही घर के लोग रमेश किया करता था। उनकी चाची और भाभी वो काम उनको बताते रहते थे। साथ साथ मोहल्ले के लोग भी, रमेश तुम बाजार जा रहा हो तो मेरा भी सामान लेके आओ। इस तरह से किसी तरह से उनने जो 5वीं से लेकर 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई वहाँ की है। लेकिन पढ़ाई में जो गांव में जो प्रतिभा थी, वह प्रतिभा पूरी तरह से, बुद्धि है, प्रतिभा पूरी तरह से मोहन की कुंठित हो चुकी थी। अभी उस में रमेश ने सहानुभूति के साथ मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया। मेरे घर में 4 प्राणी है, 5वां भी रह लेगा। इस तरह से उन्होंने मोहन की पिताजी को आश्वासन देकर, मेरे घर में 4 प्राणी, 4 व्यक्ति है और मोहन भी अगर रह जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़े शहर में अगर पढ़ाई अगर हो जाएंगी तो काफ़ी मात्रा में उसका भविष्य सुधर जाएगा। इस तरह से पिता ने भी मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में मोहन समा रहने लगा। उसने नौकर के समान काम किया जाता। कुछ दिनों बाद उसे साधारण स्कूल में डाल दिया गया। घर के काम के बोझ के कारण उत्तीर्ण होता रहा, लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। जो अव्वल नंबर आना चाहिए, फर्स्ट 5 में आना चाहिए, फर्स्ट 3 में आना चाहिए, वो नहीं कर पा। पास तो होता रहा, वो उत्तीर्ण होता रहा, लेकिन जो प्रतिभा थी वह स्कूल जीवन में वो नहीं दिखा पा रहा। गर्मी के दिनों में भी उसे गाँव नहीं भेजा जाता था। मोहन उसके पिता को दुखी नहीं कर। अभी मोहन भी अभी गर्मी की छुट्टियों में भी केवल घर के काम के कारण, ताकि रमेश की हैसियत केवल एक बाबू के समान थी और इन वजह से बाबू होने के कारण ही वह उसको अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाता था। एक सामान्य स्कूल में, सरकारी स्कूल में उनको दाखिला करवा दिया है और दिन भर सुबह से लेकर 10 बजे तक काम करना है, फिर 10 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे स्कूल आने के पश्चात और भी घर का काम करना है। इस वजह से पढ़ाई में उसका ध्यान भी नहीं लगा। समासा बिल्कुल बुझा सा दुखी वो रहने लगा था और इन्हीं वजह से पास होता रहा, उत्तीर्ण होता रहा, लेकिन वह अपनी जो प्रतिभा है, बुद्धि है, वह नहीं दिखा पा रहा था। और इन्हीं वजह से वो अपनी मन की व्यथा भी, मोहन भी अपनी मन की व्यथा अपने पिताजी को नहीं बता पा रहा था, ताकि अगर बता दूंगा तो पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसी वजह से मोहन ने किस तरह से 2-3 साल बाद काट लिए गए हैं। अभी तकनीकी शिक्षा और बड़े मुश्किल से वो 8वीं तक तो पहुंचा। 3 साल उसने किसी तरह से मोहन को पढ़ा लिया है और अंत में ये भी कहा गया
मोहन ये चाहता है कि 8वीं पास होने के पश्चात 5वीं 6वीं से 8वीं पास हो गया और ये भी कहा कि BA MA वाले लड़के अभी भी बेकार पड़े हुए, बेकार घूम रहे हैं, कोई तकनीकी अगर शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो शायद वो उनका जीवन सुधर जाएगा, उसको एक रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन वहाँ यहाँ भी वही हालत होगी। 8वीं तकनीकी स्कूल में मोहन को डालने के पश्चात भी सुबह से लेकर 10 बजे तक और 5 बजे से लेकर रात में दिन भर काम घर का काम करना है, दौड़ धूप करना है। इसी वजह से मोहन को पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता था और समय न मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभा भी नहीं दिखा। तकनीकी स्कूल में डालने के बाद भी बड़े मुश्किल से उत्तीर्ण हो चुका है वो। उसके बाद वो डेढ़ दो साल का उन्होंने कोर्स था, तकनीकी कोर्स था, वो कोर्स उन्होंने पूरा किया है। लेकिन फिर भी उत्तीर्ण होने के बाद भी फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने उनके चक्कर काटने लगा है। लेकिन उत्तीर्ण लोगों को कहाँ नौकरी मिलती है? अगर नौकरी के लिए भी क्लास जरूरी है, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, लेकिन अच्छे मार्कों में अगर पास हो जाते हैं तो आराम से नौकरी मिल जाती है। लेकिन उत्तीर्ण होने वाले, केवल पास होने वाले छात्रों को, लड़कों को नौकरी भी नहीं दे पाते। इन्हीं वजह से फैक्ट्री को चक्कर काटने के पश्चात निराश होकर मोहन अपने गाँव लौट आया है। अभी बंशीधर का दुखी होना, अभी इसी वजह से बंशीधर को भी मालूम था। अंत में उनको पता चला क्या मोहन ने कुछ नहीं किया है। लखनऊ में रहते हुए भी रमेश ने भी ध्यान नहीं दिया है और पढ़ाई की तरफ ध्यान न देने के कारण भी घर के काम में उनको लगा दिया गया और इन्हीं कारण वो प्रतिभा नहीं दिखा पाया। बंशीधर भी दुखी हो गया। लेकिन एक बार किस तरह से बंशीधर हर किसी को कहता है कि वो बड़ा अफसर बनकर आ जाएगा। अभी कई लोग ताकि पूरे गांव में मास्टर तिलक ने भी बता दिया गया था, बताया क्या मोहन बहुत ही प्रतिभाशाली है, उसको स्कॉलरशिप मिली है 14वीं पास होने के कारण और इनमें से पूरे गाँव में मोहन होशियार छात्र है, होशियार विद्यार्थी हैं। ये बात तो पूरे गांव में फैल चुकी थी और इनमें से कभी कभार गांव के लोग, विशेष तौर पर धनराम को पूछते थे कि मोहन लल्ला कैसा है। उस समय खुद ये भी कहते हैं कि वो बड़ा अफसर बनकर ही लौटेगा। परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो वो तो भूखी होने लगे। धनराम ने मोहन के बारे में एक बार खुद पुरोहित जी को पूछा था, बंशीधर पुरोहित को पूछा था। उस समय धनराम को कहा वो अच्छा मोहन लल्ला बचपन बहुत वो आगे सही में वो सेक्रेटरी में भी उसको नौकरी लगी है और परीक्षा देकर भी अच्छे पद पर वो पहुंच जाएगा। इस तरह से मोहन को भी, धनराम को भी पंडित पुरोहित ने भी बता दिया था। लेकिन अंत में धनराम के मुँह से क्या निकलता है? हाँ, मोहन लल्ला बचपन में बहुत ही बुद्धिमान था, इतना कहता था सही में, ताकि वो 4वीं क्लास तक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही बुद्धिमान था। और इनमें से धनराम भी कहते हैं बंशीधर जी को कि सही में मोहन लल्ला बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही बचपन से ही बहुत ही होशियार है, बुद्धिमान है। मोहन द्वारा लोहे को गोल मोड़ना और किस तरह से वो कनस्तर पर बैठ जाता है। धनराम अपना काम कर रहा है, एक लोहे का एक लंबे छल्ला है, उसको किस तरह से गोल आकार में मोड़ने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गोल आकार नहीं दे पा रहा है, उसमें कुछ त्रुटियाँ दिखाई दे रही है। और इन्हीं वजह से किस तरह से मोहन अपने हाथ में किस तरह से वो निहाई होती है, निहार पर लोहे को गर्म करता है और गर्म करके किस तरह से पीट कर उसको एक अच्छा रूप देने की कोशिश में वह लग जाता है। दोनों अपने स्कूल की बातें करते करते कई खो गए हैं। प्राय ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ उठना बैठना नहीं जानते थे। वो उठना बैठना बिल्कुल, ताकि शिल्पकार टोला गांव के बाहर रहता था और जो संपन्न लोगों का टोला था गांव के अंदर रहता। अक्सर तो काम के सिलसिले में ही संपन्न वर्ग के लोग केवल काम के सिलसिले में शिल्पकार टोले में आया करते थे, बैठने की बात नहीं करते थे। लेकिन आज अजरज की बात धनराम को ये पता चला क्या मोहन आने के बाद भी, मोहन संपन्न परिवार का है, ब्राह्मण परिवार का है और आकर खाली कनस्तर पर बैठ गया है। बैठते नहीं थे, खड़े खड़े काम निपटा लेते थे और तुरंत। परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जाकर जमकर बैठ गया है और उसका काम देखने लगा है। धनराम अपने काम में लग गया। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टे में गलाकर गोल कर रहा था। मोहन अपनी जगह से उठा, उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से मोड़कर उसे गोल आकार दे दिया। अभी किस तरह से आकार देकर तुरंत बिल्कुल ताकि मोहन ने तकनीकी शिक्षा हासिल की थी, किस तरह से नपी तुली घन है, हथौड़ा है, घन और हथौड़ा से चोट करना है, यहाँ पर कितना गर्म करना है और किस तरह चोट करना है, उसमें वो ट्रेनिंग उसने अपने तकनीकी स्कूल में ये तकनीकी कला उसने हासिल कर ली थी मोहन ने। और इनमें से तुरंत बिल्कुल वो कनस्तर से उठता है, खुद अपने हाथों में हथौड़ा ले लेता है, घन ले लेता है, निहाई पर लोहे को गरम कर लेता है, निहाई पर रखता है और बिल्कुल गोल आकार बनाकर दे देता है और संतुष्ट आनंद हो जाता है कि मैंने ये काम कितना कुशलता से कर लिया कर गया। मोहन की संतुष्टि और आनंद, मोहन ने यह काम इतनी कुशलता से किया कि धनराम देखता ही रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया है। अभी अंत में एक हैरानी बात होगी कि जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण टोले के लोग थे, ब्राह्मण लड़के थे, इस लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार है। इस आश्चर्य भरी दृष्टि से खुद धनराम मोहन की तरफ देख रहा है। मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे को छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जाँच कर रहा था।
उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार के हार जीत का भाव था। अभी थोड़ा सा इस तरह से कुशलता से उन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी पाठ के आधार पर कुछ मूल्यांकन के प्रश्न है, गुरुकारा के प्रश्न है, वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, उनको भी अपनी कॉपी में लिखना जरूरी है। मोहन ने पुरोहित की धंधा क्यों नहीं अपनाया? अभी मोहन ने पुरोहित, जो पिताजी का वंशीधर का जो पुरोहित है ना, पूजा पाठ करने का व्यवसाय था, धंधा था, वह क्यों नहीं अपनाया? मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर क्यों मुग्ध थे? तीसरा प्रश्न, धनराम मोहन से सजा पाकर भी इतना आदर क्यों करता था? चौथा प्रश्न दिया गया, बंशीधर तिवारी ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ क्यों भेजा? रमेश बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। विशेष तौर पर जो पाठ है, अभी भी हमारा जो पीरियड हो जाएगा, उस पीरियड में उसकी जो तीसरे पीरियड में उसकी हम चर्चा जरूर कर लेते हैं। अब ये पीपीटी बन चुके हैं और ये आपके ग्रुप पर, दोनों साइंस का ग्रुप है और आर्ट के ग्रुप है, दोनों ग्रुप पर डाल देते हैं। और विशेष तौर इसमें इस जो गलता लोहा है, गलता लोहा के पाठ आधार पर लेखक यही बतलाना चाहते हैं कि जिस तरह से लोहा गलकर एक हो जाता है, उसको मोड़ा जाता है, उसके परिवर्तन किया जाता है, उसी तरह हमारा समाज का परिवर्तन भी क्यों न किया जाए। समाज में जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, जातिगत व्यवसाय है, रूढ़िवादी विचारधारा है, इस रूढ़िवादी विचारधारा को जाति पर आधारित जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय छोड़ने की अनुमति हमें समाज क्यों नहीं देता? ये सीख, अगर मान ली इसमें मोहन ने लोहारी का काम तो पूरी तरह से कर लिया है, उसमें उन्होंने निपुणता हासिल की है, तकनीकी शिक्षा उसने हासिल की है, क्या गांव के लोग मोहन के इस लोहार के पेशे को स्वीकार करेगा क्या? इस समय हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है। अगर सही में, ताकि हमारे एक जाति की ऐसी श्रृंखला है, जाति की ऐसी संकल हमने बना दी है कि वह श्रृंखला तोड़कर, वह पादान तोड़कर दूसरे पादान में चाहकर काम करने की अनुमति हमें समाज देता नहीं है। भले ही वह, अगर इसमें मोहन का परिवार भूखा मर जाए, लेकिन उसको ये व्यवसाय कर, लोहारी का व्यवसाय करने के लिए समाज उसको अनुमति देगा क्या? ये प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। फिर भी हम उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। कल अभी आने वाले पीरियड में हम गूगल मीट करते हैं और गूगल मीट के द्वारा आपके साथ भी संभाषण जरूर करेंगे। आप भी इस व्यवसाय को, जातिगत आधार पर जो व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, आज नहीं 50 साल पहले व्यवसाय थे, आज तो देश स्वतंत्र हो गया है और कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। अभी वो बंधन नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दूर दराज खेड़े पहाड़ों में भी ऐसे व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए समाज अनुमति नहीं दे पाता है। धन्यवाद।